Hi guys, this is Aves and Frahat and you are watching our YouTube channel Social Sciences Research। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हमने रिसर्च पेपर्स के लिए या थीसिस डिसर्टेशंस के लिए टाइटल किस तरीके से लिखने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमारे स्टूडेंट्स को। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च में अर्ली करियर रिसर्चर्स होते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने अपने रिसर्च का या थीसिस का टाइटल लिखना होता है। इफ यू टॉक अबाउट रिसर्च पेपर, तो उसमें तो हमारे पास मार्जिन होता है कि हम स्टडी कंडक्ट करते हैं और जब तक हम जर्नल को बेचते नहीं हम अपना टाइटल रिफाइन करते रहते हैं। लेकिन जब डिसर्टेशन की बात आती है, थीसिस की बात आती है, तो आप प्रपोजल डिफेंस के टाइम पे आपको उसको प्रूव करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास कम होता है। तो कौन सी वो ऐसी गाइडलाइंस हैं, कौन सी ऐसी वो मिथ्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं कि हमने टाइटल कैसे लिखना है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनमें से चंद पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सो ओवर टू यू फराह साहब। थैंक यू अवैज। सो हम स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस को टोटल 15 के अराउंड गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस हमने आफ्टर रीडिंग मैनी जर्नल आर्टिकल्स और सेकेंडली हमने जो डिफरेंट बुक्स से कंसल्ट करने के बाद जो है ये गाइडलाइंस जो है प्रिपेयर की हैं। तो आई होप यू वुड फाइंड देम रेलिवेंट एंड यूजफुल। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन जो है। ओके, सो हम बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन ये है कि नॉर्मली हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं। तो आप देखेंगे अगर अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत कम हैं, स्मॉल से मुराद ये है कि वो 2 या 3 हैं, तो इट वुड बी बेटर कि आप उन वेरिएबल्स को आप टाइटल के अंदर मेंशन कर दें। इसकी एग्जांपल मैंने नीचे शेयर की हुई है। जैसे अगर आप सेल्फ स्टीम और एग्रेसिवनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप अपना टाइटल बना सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड एग्रेसिवनेस जो है। अगर आपका एटीट्यूड मेजर करना चाह रहे हैं तो आप जिस चीज़ के अगेंस्ट मेजर करना चाह रहे हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। देन मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं तो उसका टाइटल आप बना सकते हैं। तो अगर तो आपके वेरिएबल 2 या 3 हैं तो बेहतर यही होगा कि उन तीनों को या दोनों को आप टाइटल के अंदर ही मेंशन कर दें। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है। सेकंड, टाइटल जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम्पल जो है, जो जैसे पिछली गाइडलाइन जो शेयर की है 1 के अंदर जो है, उसमें आप देखेंगे कि वो सेंटेंस की फॉर्म में नहीं है और एंड के ऊपर कोई पीरियड नहीं है, फुल स्टॉप वगैरह मेंशन नहीं है। और ये मेक श्योर करें आपके जो भी टाइटल आप बनाएं उसमें वो एक कंप्लीट सेंटेंस ना हो जिसमें आपको लग रहा हो कि जैसे कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है तो वैसे रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस और आगे प्रेजेंट पे कंप्लीट आप उसको कर रहे हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो चीज है, इसकी एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, तो वो ग्रामेटिकली वो जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं ना भी हो तो काम चल जाता है, बल्कि वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने। तो आपने कंप्लीट इन सेंटेंस बनाने की इसको कोशिश नहीं करनी है। देन थर्ड गाइडलाइन जो है, अगर आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो ऐसा नहीं कि अब आपने सारे वेरिएबल्स ही जो हैं वो अपने टाइटल के अंदर मेंशन कर देने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप जेंडर के ऊपर और एथनिसिटी के ऊपर बहुत सारी और बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेंशन करें। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है द इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऑन एटीट्यूड टुवर्ड क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसी तरह पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो सारे आप ना लिखें। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स का वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल के अंदर देखें तो यहाँ पे डेमोग्राफिक और कल्चरल फैक्टर्स और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे मेंशन नहीं किए हुए, बल्कि जो आप उसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो टाइप ऑफ वेरिएबल को जो है वो आप यूज करें, rather than कि आप जो है कंप्लीट वेरिएबल्स के नेम लिखें जितने भी आप यूज करें। फर्स्ट इसमें जो ये जो अभी नजर भी आ रहा है हमारे व्यूअर्स को कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फिर भी हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स,
जिसमें जो जी आप सब बेहतर जानते हैं, तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने की बजाय अपने टाइटल में अगर ज्यादा हैं तो उनको डेमोग्राफिक वेरिएबल कह के उसको आप टाइटल में वो सिर्फ डेमोग्राफिक का वर्ड लिख के तो उससे काम चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम गाइडलाइन जो है वो फर्स्ट को देखें तो उसमें भी नॉर्मली जैसे सेल्फ एस्टीम और अग्रेसिवनेस है, तो इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। नॉर्मली जब राइट। टाइटल लिखा जाता है तो उसमें जो एंड है वो एक्चुअली रिलेशनशिप को ही शो करता है। कुछ लोग जो हैं आप देखेंगे कि वो एंड ही लिखते हैं, रिलेशनशिप का इवन वर्ड भी नहीं लिखते हैं। राइट। तो उसको भी तो, लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो कम है और आप उनको टाइटल में मेंशन करना चाहते हैं, तो गाइडलाइन 3 के अंदर यह है कि आपके पास वेरिएबल जो है ज्यादा हैं तो आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही रखना है। लेकिन ये कि अगर जो कुछ और वेरिएबल्स भी आप ले रहे हैं तो उनको आप डेमोग्राफिक वर्ड के लिए उसके लिए यूज कर सकते हैं, या सोशल फैक्टर्स का वर्ड या कल्चर फैक्टर्स का वर्ड यूज कर सकते हैं, जिन्हें वो सारे वेरिएबल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा आपसे फराज साहब एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में, तो मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी हम उन पे काम कर रहे होते हैं। तो ये डेमोग्राफिक की हद तक तो ठीक है, आपने कहा कि डेमोग्राफिक को आप डेमोग्राफिक कह के तो बाकी सारे वेरिएबल्स उसी में आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी स्टडी में मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं तो उनको हम कैसे डील करें? बिल्कुल, ये भी आगे नेक्स्ट चल के हम देखते हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल चूंकि इसका भी ट्रेंड है और नॉर्मली लोग जो इसको भी यूज करते हैं अपने टाइटल्स के अंदर, जो वो आगे नेक्स्ट गाइडलाइंस के अंदर उसको ओके। भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ गाइडलाइन ये है, जो नॉर्मली जो जर्नल आर्टिकल है उसका जो टाइटल होता है वो कंसाइज होता है। नॉर्मली कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं कि वो 11 to 15 या 11 to 19 या 13 जो है इसके अराउंड रखें, लेकिन आपको जो थीसिस या डेजर्टेशन का जो टाइटल है वो लॉन्गर नजर आता है अगर आप देखेंगे तो। इसमें ज़्यादा रिकमेंडेड यही है और इसलिए हमने इसके लिए डिस्क्लेमर का वर्ड यूज़ किया है कि आप जब थीसिस और डेजर्टेशन का जो भी टाइटल बनाएं उसके लिए आप अपनी कमेटी सुपरवाइजर से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि उसका टाइटल जो है उसकी। वैसे तो एचपीए की गाइडलाइन में ये मिथ जो है वो बनी है कि जी वहाँ पे 12 वर्ड्स लिखे हैं। मैं एंड पे आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें आप एपीए स्टाइल की वेबसाइट पे जाएं अगर आप, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे टाइटल के बारे में ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट आपका टाइटल क्लियर है तो ये काफी है, क्लियर यानी होना चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी होती है आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं, स्कॉलर हैं, तो उनसे आप उनकी गाइडलाइन भी फॉलो करेगा, तो उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई हैं, वेल एंड गुड है। तो ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं हमारी, जो कि और डिस्क्लेमर हमने इसलिए दिया है कि अगर आपकी इस तरह की कमेटी है तो आप उनसे रुजू कीजिए। बिल्कुल। बाकी डेफिनेटली आपको इनिशियल तो खुद ही बना के, वैसे आपको पता ही है, खुद ही बना के ले जाना पड़ता है। तो हम ये गाइडलाइन इसलिए बना रहे हैं, दी हमने, ताकि आप अगर इनिशियल खुद बनाना चाहते हैं तो बना के आप लेके जाएंगे। डेफिनेटली उसके अंदर वो कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो कर राइट। सकते हैं। बट आप बिल्कुल ही उनके ऊपर ना छोड़ दें कि वही बना के आपको दें, तो ये आप खुद से बना के डेवलप करके ले जा सकते हैं और फिर देन उसके अंदर जो भी उन्होंने चेंजिंग वगैरह रिकमेंड करनी है वो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी उन्होंने इसकी गाइडलाइन रखी हुई है, यानी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप 16 वर्ड 12 वर्ड रखें, एपीए में कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन आप अपने तौर पे अगर कमेटी ने ऐसा कुछ डिसाइड किया हुआ है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन नंबर जो 5 है वो ये है कि टाइटल जो है वो उसको ये बताना चाहिए कि क्या स्टडी किया गया है और फाइंडिंग्स ना उसमें आप बता रहे हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने शेयर की हूँ। जैसे आप लिखें कि जी रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो स्ट्रांगली रिलेटेड हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ जो है, और एसोसिएटेड विद लेस फ्रीक्वेंट अंडर एज अल्कोहल यूज है। इतनी सारी डिटेल जो फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं वो आप अपने टाइटल में मेंशन ना करें, rather than कि आप सिंपली लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड बिहेवियर इन प्रिडिक्टिंग अंडर एज अल्कोहल यूज है, देन रिलीजियस बिलीव्स एंड बिहेवियर एज अ प्रिडिक्टर ऑफ सब्सटेंस यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट है। तो इस तरह करके आपको सारी फाइंडिंग्स बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपने स्टडी किया है उसी को, वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको यूजुअली जो है वो नजर आएगा टाइटल के अंदर जो है। फराज साहब, हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम जो फाइंडिंग्स इस तरह से नहीं लिखते क्योंकि हमें स्टडी में न्यूट्रल रहना होता है। तो ये वो न्यूट्रल वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आप रिसर्च की बेस पे बनाते हैं और वो आप को एक डायरेक्शन देते हैं। तो टाइटल में इन्होंने सिर्फ जनरल गाइडलाइन दिया है, तो इसका ताल्लुक न्यूट्रल रहने या ना रहने से नहीं है। राइट फराज साहब?
बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऑब्वियस है कि जब किसी रिसर्च पे काम कर रहे होंगे तो आपने अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी वेरिएबल्स भी आपने डिफाइन किए होंगे या आपने मेंशन किया होगा कि वो कौन कौन से हैं। तो उन्हीं को इस्तेमाल करें rather than कि आप अपनी फाइंडिंग, जैसे सिग्निफिकेंट का वर्ड आप यूज कर रहे होंगे या बाकी जैसे लेकिन पॉजिटिवली रिलेटेड और नेगेटिवली रिलेटेड उस तरह की फाइंडिंग्स जो आई होती हैं उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में बात करें और उन्हीं को अपने टाइटल के अंदर जो है वो मेंशन करें। सो ये 5 गाइडलाइंस थी, और अब जो नेक्स्ट गाइडलाइंस हैं जो 15 है टोटल, तो जो नेक्स्ट गाइडलाइंस हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।